दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों महिला पर्यवेक्षक की यह क्लास है। पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप की इसमें क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एक रिवीजन क्लास है। और इसका जो एग्जाम है महिला पर्यवेक्षक वो 28 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसमें आपको सभी प्रकार के जो पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो डेली यह पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से इसमें हम डेली क्लास रिवीजन के लिए लाएंगे। जो लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं वो लोग इस क्लास को अटेंड जरूर करें और अपना अपना स्कोर चेक करें। पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, जन्म के समय पूर्णकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार क्या होना चाहिए? यानी कि जब शिशु का जन्म होता है तब इनका आदर्श भार क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 5.2 किलोग्राम, ऑप्शन बी 4.2 किलोग्राम, ऑप्शन सी 3.2 किलोग्राम या ऑप्शन डी 2.2 किलोग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3.2 किलोग्राम। ये एक आदर्श वजन माना गया है। इतना बच्चे के जन्म के समय इतना वजन होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता के मुख्य लक्षण क्या हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, ऑप्शन बी विटामिन ए की कमी, ऑप्शन सी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि उपरोक्त सभी। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कमी, विटामिन ए की कमी और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण ये सभी रहेंगे। तो जो बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता का मुख्य लक्षण रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में किस वैक्सीन की बूस्टर खुराक मुख से दी जाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पोलियो, ऑप्शन बी टिटनेस, ऑप्शन सी डीपीटी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पोलियो। आप सबने बचपन में पिया होगा, मुंह से इसका खुराक दिया जाता था, ड्रॉप टू ड्रॉप। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आईसीडीएस योजना के अंतर्गत इनमें से कौन सा विकल्प नहीं आता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ, फिर ऑप्शन बी पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन सी विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन डी पूरक पोषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि डब्ल्यूएचओ संस्था है, जिसका दोस्तों मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बाकी आईसीडीएस के तहत ये सारी चीज आते हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा ये आईसीडीएस के अंतर्गत ही आता है। विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण ये भी आईसीडीएस के अंतर्गत आता है। पूरक पोषण की बात करें तो ये भी आईसीडीएस के अंतर्गत आता है। आईसीडीएस की अगर फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म रखा गया है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कि दिया गया है, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दाल, ऑप्शन बी अनाज, ऑप्शन सी पत्ता गोभी या ऑप्शन डी मछली का तेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मछली का जो तेल है इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। और दालों में दोस्तों अगर बात की जाए तो दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, कौन सा संक्रमण द्वारा सामान्यतः निमोनिया होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी विषाणु द्वारा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों यानी जीवाणु और विषाणु दोनों के द्वारा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जीवाणु और विषाणु दोनों के द्वारा जो सामान्यतः निमोनिया है वो होता है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? इसमें कालाजार आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालाजार, फिर मलेरिया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जापानीज, ऑप्शन डी फाइलेरिया। तो इसमें दोस्तों जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए है कालाजार, ये जो कि मच्छर के द्वारा नहीं होता। और ऑप्शन बी जो मलेरिया है दोस्तों ये भी मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस ये भी मच्छर के द्वारा होता है। फाइलेरिया जिसे हम हाथी पाँव बोलते हैं ये भी मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। जबकि दोस्तों जो कालाजार है ये ये सैंड फ्लाई मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। तो यह मच्छरों के द्वारा नहीं फैलाया जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यकता होती है, इनमें से कौन सा एक खनिज है जिसमें हड्डियों के लिए वृद्धि और विकास के लिए आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम दोस्तों आपकी हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं। उसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में निम्न में से कौन सा एक डाइसैकराइड है? तो इसमें ऑप्शन ए है फ्रैक्टोज, ऑप्शन बी है गलेक्टोज फ्रैक्टोज, फिर ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लैक्टोज, जो कि दोस्तों दूध में और दूध से बने सभी प्रोडक्ट्स में लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। उसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। पीईएम ग्रस्त बच्चे के आहार में क्या होना चाहिए? अधिक क्या होना चाहिए? अधिक कैलोरी होनी चाहिए, अधिक प्रोटीन होना चाहिए, उपरोक्त में से दोनों होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी अधिक कैलोरी और अधिक प्रोटीन दोनों चीज होना चाहिए। पीईएम का फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशियन होता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? तो निम्न में से कौन सा व्यापक जनसमूह हेतु आहारी लक्ष्य है? इसमें आपके ऑप्शन है, ए सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, ऑप्शन बी
उपयुक्तम प्रदर्शन तथा IBW कायम रखना। ऑप्शन सी न्यूनताजन्य रोगों और विकारों की रोकथाम। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी लोग स्वस्थ कायम रखना चाहते हैं, अपना स्वास्थ्य सभी लोग अच्छा रखना चाहते हैं। फिर उपयुक्तम प्रदर्शन तथा IBW में भी कायम रखना चाहते हैं, और न्यूनताजन्य रोगों और विकारों से रोकथाम सभी को चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए की बात करते हैं तो यह गर्भावस्था की अंतिम तिमाही के दौरान की जाती है। या ऑप्शन बी यह प्रसव आरंभ होने के बाद शुरू होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। या ऑप्शन डी यह गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान की जाती है। इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह प्रसव आरंभ के हो यह प्रसव आरंभ होने के बाद शुरू होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु दोनों की जांच करना शामिल होता है। उसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसके कारण हेपेटाइटिस बी होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भोजन संदूषण के कारण यानी भोजन संक्रमण के कारण, आंत्रोतर आंत्रोतर मार्ग यानी आंत मार्ग के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी है जल संदूषण यानी जल प्रदूषण के द्वारा, मल प्रदूषण ऑप्शन डी, या फिर मल प्रदूषण। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, आंत्रो मार्ग के द्वारा, यानी कि दोस्तों जैसे कि खून का लेन देन हो गया या फिर बाकी अन्य किसी कारण से, तो ये जो हेपेटाइटिस बी है वो फैलता है। बाकी भोजन जल और मल प्रदूषण के कारण ये नहीं फैलता। आगे उसका दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को कहते हैं, जैसे हैजा मलेरिया, इसे हम क्या कहते हैं? संचारणशीलता की अवधि, यानी ऑप्शन ए आपका हो गया। फिर ऑप्शन बी वाहक, ऑप्शन सी स्थानिक विशेष क्षेत्रीय रोग, या ऑप्शन डी महामारी। इसको कहते हैं ऑप्शन सी, राइट आंसर है स्थानिक विशेष क्षेत्रीय रोग। इसको बोला जाता है दोस्तों, जो कि स्थानीय और विशेष क्षेत्र में फैलता है। और वाहक की बात करें तो जो जिसके द्वारा रोग फैलता है उसे वाहक कहा जाता है। और संचरणशीलता की अवधि की बात करें तो कितने अवधि तक ये रहा, उसे संचरणशीलता की अवधि की बात की जा रही है। महामारी की बात करें दोस्तों तो जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में, जैसे कि एक देश में पूरे फैल जाए, एक देश से विदेश में, जैसे कि कोविड था, कोरोना जो था वो एक महामारी था, इसको महामारी बोलते हैं। और जो एक एरिया में फैले जैसे हैजा मलेरिया, तो इसको स्थानीय विशेष क्षेत्रीय रोग कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा विटामिन जो आयरन के अवशोषण में सहायक होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेंटोथेनिक अम्ल यानी पेंटोथेनिक एसिड हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है थायमीन, या ऑप्शन डी स्कारबिक अम्ल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी है स्कारबिक अम्ल, जिसे विटामिन सी कहते हैं, स्कारबिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें पेंटोथेनिक अम्ल की बात करें दोस्तों तो पेंटोथेनिक अम्ल जो है इसको बोलते हैं विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। फिर राइबोफ्लेविन की बात करें दोस्तों तो विटामिन B2 जो है इसे विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं। और थायमिन की बात करें, थायमिन की तो विटामिन B1 जो होता है इसे थायमिन बोला जाता है। उसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, छोटी चेचक चिकन पॉक्स की संक्रामकता कब तक रहती है? तो इसके जो ऑप्शन है, सबसे पहला है ऑप्शन ए ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक, ऑप्शन बी जब तक बुखार रहे तब तक, ऑप्शन सी आखिरी पपड़ी गिर जाने तक, ऑप्शन डी ददोरे दिखने के 3 दिन बाद तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक ये रहता है। उसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन ए है ताप जनन, ऑप्शन बी है बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन सी कुल ऊर्जा व्यय, या ऑप्शन डी कुल आवश्यक ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ताप जनन इसे बोलते हैं। बॉडी मास इंडेक्स है जो दोस्तों ये BMI होता है। फिर कुल ऊर्जा व्यय यानी कि आप पूरा दिन कार्य करने के बाद जो ऊर्जा रहे व्यय होती है उसे कुल ऊर्जा व्यय होगा। और कुल आवश्यक ऊर्जा यानी बॉडी की जितनी ऊर्जा चाहिए कार्य करने के लिए, तो उसे बोलते हैं कुल आवश्यक ऊर्जा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में नवजात निर्जनीकरण के मामले में ग्लूकोज के रूप में देते हैं, किस रूप में देते हैं? तो इसको दोस्तों ऑप्शन ए है स्वाद के रूप में, या फिर ऑप्शन बी ऊर्जा के स्रोत, या ऑप्शन सी सोडियम के अवशोषण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। महिलाओं के मामले में 25 से अधिक के BMI का अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संतुलित पोषण, ऑप्शन बी सामान्य से कम पोषण, ऑप्शन सी सामान्य से अधिक पोषण, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, सामान्य से अधिक पोषण होता है। उसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कोड़ी मुखपाक, एंगुलर स्टोमटाइटिस, या जीवा शोथाइटिस और ओष्ठ विदरता चेलोसिस निम्न में से किसकी कमी के कारण होते हैं? आपके ऑप्शन है थायमीन, ये सारे विटामिन है दोस्तों। आपके ऑप्शन ए है थायमीन, ऑप्शन बी है साइनोकोबालमिन, ऑप्शन सी है राइबोफ्लेविन, या ऑप्शन डी है नियासिन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन की कमी के कारण ये रोग होते हैं। और दोस्तों इसमें थायमीन की बात करें तो विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है।
साइनोकोबाल्मिन में बिटवीन बी12 को साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है। राइबोफ्लोविन दोस्तों जो कि बिटवीन बी2 को बोला जाता है। और नियासिन की बात करें तो बी3 जो होता है बिटवीन बी3 इसे नियासिन कहा जाता है। तो ये पार्ट 1 है दोस्तों, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव टाइप करा दिया है। बाकी पार्ट 2 में अभी इसके 25, जो कि एक आपके सेट में 55 क्वेश्चन रहेंगे। तो अगला जो पार्ट है 25 क्वेश्चन उसमें हम लेकर आएँगे कल शाम को ही। तो ये नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसकी जो पीडीएफ है, ये आपको पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जॉइन करके आप ये पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में आंसर रहेगा, विथ आंसर आपको पीडीएफ मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।